हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नागरिकता। और ये जो लेक्चर सीरीज है आपके यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम के लिए और आरओ के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आरओ का एग्जाम 27 जुलाई को लगा हुआ है, तो उसके लिए ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आरओ के लिए सभी सब्जेक्ट की तैयारी हम आपको कराएंगे, बिल्कुल फ्री में आपको लेक्चर सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। कंप्लीट कोर्स आपका पूरा कराने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ, अन्य सभी पीडीएफ और कंप्लीट पीडीएफ कोर्स के लिए जो कि बिल्कुल फ्री में रहने वाले हैं, वो उसके लिए आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगी। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम पर भी आपको सारी चीज़ें पीडीएफ वगैरह मिल जाया करेंगी। टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, तो वहाँ से जाकर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बाकी जो फ्री टेस्ट के लिए और करेंट अफेयर टेस्ट के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, एग्जाम वेब टाइप करिए जाकर, तो वहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगा, तो वहाँ से आप एग्जाम वेब को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, थ्रू लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा रहने वाला है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप। देखिए, सिटीजनशिप क्या होती है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि नागरिकता होता क्या है। या फिर ये चीज आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि नागरिकता जो ली गई है भारत ने, वो कहाँ से ली है। तो भारत ने जो नागरिकता ली है वो कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। यानी ब्रिटेन में जो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, वहां से नागरिकता ली है। किस संविधान से ली गई? तो क्वेश्चन लगभग यही पूछ लिया जाता है कभी कभी कि नागरिकता जो है उसका जो सोर्स है वो कौन सा है, या उसका जो स्रोत है वो कौन सा है। तो वो कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ब्रिटेन का संविधान हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान में एकल नागरिकता के बारे में बात की गई है। किस प्रकार की नागरिकता? एकल नागरिकता। और भारत में भी किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। तो ये चीजें भी क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और ब्रिटेन में जहां से भारत ने अडॉप्ट की है, वहां पर भी एकल नागरिकता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप है। अगर नागरिकता की बात कर ली जाए तो ये कौन से भाग में है? भाग 2 में इसको रखा गया है। मतलब जो संविधान के 22 भाग हैं, संविधान के जो 22 भाग हैं, उन भाग में से 22 भाग में से जो भाग नंबर 2 है, उसमें किसको? सिटीजनशिप को रखा गया है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता को रखा गया है। नागरिकता के कितने प्रकार होते हैं? नागरिकता का जो प्रकार है वो कैसा है? वो एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सभी मैंने आपको मैप के माध्यम से यहाँ पर दर्शा दी हैं। अब हम बात करते हैं कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, या कह सकते हैं संसद के पास है, या फिर हम दूसरी भाषा में से कह सकते हैं संघ सरकार के पास है। संघ सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार है। और नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाया था संसद ने पहली बार 1955 में बनाया था। तो सर, क्या इसके बाद कभी कानून नहीं बना है? तो इसके बाद कोई कानून नहीं बना है। इसके बाद 6 बार इसमें संशोधन किया गया था। इस वाले कानून में जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें संशोधन किया गया था। जो पहला संशोधन किया गया था वो 1986 में किया गया था। पहला संशोधन कब किया गया था? 1986 में किया गया था। उसके बाद भी, उससे पहले भी संशोधन किए गए थे, लेकिन जो नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में, इसमें जो नागरिकता ग्रहण करने का जो पहला अधिकार होता है या पहला आधार होता है, जन्म के आधार पर नागरिकता जो अधिग्रहण की जाती है, तो उसमें जो पहला संशोधन किया था वो 1986 में किया था। इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल में हम ये देख लेते हैं कि अनुच्छेद 5 से 11 क्या कहते हैं, क्योंकि अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 5 ये कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तब नागरिकता किस प्रकार से ग्रहण की जानी थी, किस प्रकार से किन किन लोगों को नागरिकता देनी थी, किन लोगों को नागरिकता नहीं देनी थी, तो ये सब चीजों की जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? अनुच्छेद 5 में मिलती है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रारंभ में नागरिकता। क्या बोलते हैं? प्रारंभ में नागरिकता। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि प्रारंभ में नागरिकता, तो प्रारंभ में जो नागरिकता है वो किस प्रकार से है? कि जैसे जन्म जो हुआ हो,
जन्म जो हुआ हो वो कहाँ पर, भारत में हुआ हो, जन्म कहाँ पर हुआ हो, भारत में। या फिर माता पिता हूँ, माता पिता वो क्या हूँ, वो भी भारत के हूँ। या फिर क्या कह सकते हैं कि जो माता पिता हैं, माता पिता हैं भारत के हों, साथ ही में संविधान के लागू होने से, संविधान के, संविधान के, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, संविधान के लागू होने से 6 महीने पहले, संविधान के लागू होने से 6 महीने पहले जो भारत में निवास करने लगे थे, पहले जो भारत के निवासी हो गए या भारत में निवास करने लगे, उनको नागरिकता दी गई थी प्रारंभ में, नागरिकता अनुच्छेद 5 के अनुसार। तो अनुच्छेद 5 के अनुसार किनको, जिनका जन्म या तो भारत में हुआ हो, या उनके माता पिता भारत के हों, या फिर संविधान के लागू होने से 6 महीने पहले वो भारत में निवास करने लगे हों, तो उनको क्या है, उनको नागरिकता दे दी गई थी, भारतीय नागरिकता दे दी गई थी। तो ये हो गया कौन सा, अनुच्छेद 5। तो सर अनुच्छेद 6 क्या कहता है फिर, देखिए अनुच्छेद 6 है जो वो परमिट रूल के आधार पर है। किस आधार पर है, परमिट रूल पर। सर ये परमिट रूल क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमिट रूल लागू कब किया गया था। परमिट रूल लागू किया गया था 19 जुलाई, यानी 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल लागू किया गया था। और इसमें क्या है, यानी इसका मतलब ये है, परमिट रूल का मतलब ये है कि 19 जुलाई 1948 से पहले, इससे पहले जो भारत में आ गए उनके लिए तो नो टेंशन, इससे पहले जो भारत में आ गए और उनको क्या है, उनके लिए तो नो टेंशन। इसको पूरा लिख लीजिए, जो भारत में आ गए, भारत में आ गए, आ गए, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद में जो आए हैं, और इसके बाद में जो आए हैं, बाद में जो आए, तो उनके लिए क्या हो गया, उनके लिए 6 मंथ के बाद, 6 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया। मतलब क्या है कि जो बाद में आए उनको क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना होगा 6 महीने के बाद में। पहले 6 महीने रहना होगा और 6 महीने रहने के बाद में उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये चीज क्या है, परमिट रूल में आती है। और परमिट रूल आया कब था, 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल आया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 6 यही कहता है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ गए उनके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उनको डायरेक्ट नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब क्या है कि पाकिस्तान से भारत आ गए, पाकिस्तान से भारत आ गए, यहाँ पर हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान से इंडिया में जो लोग आ गए, और कब, 19 जुलाई 1948 से पहले, तो उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं, उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आएंगे, कहाँ से, पाकिस्तान से, तो उनको क्या है, 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, और 6 महीने इंतजार करने के बाद में उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब जाके उनको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, या कह सकते हैं सिटीजनशिप मिलेगी। और कहाँ की सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता मिलेगी। तो ये अनुच्छेद 6 कहता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 की, सॉरी अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 ये कहता है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत अलग हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, उसके बाद लोग क्या करने लगे थे, लोग इधर उधर जाने लगे थे। जैसे कई लोग क्या थे, इंडिया से पाकिस्तान जाने लगे, कई लोग क्या थे, इंडिया से पाकिस्तान जाने लगे, और उसके बाद में वापस में क्या करने लगे, वो वापस में उनका पाकिस्तान में मन नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, और बाद में क्या किया, पाकिस्तान से इंडिया आ गए वापस से, कि अब यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस बात से क्या होकर पाकिस्तान से इंडिया आ गए। पहले तो उन्होंने ये किया, सबसे पहले तो क्या किया कि वो इंडिया से पाकिस्तान गए, बहुत खुशी होकर इंडिया से पाकिस्तान गए कि अलग देश बन गया है, वो अलग देश में रहेंगे, अलग मतलब राज्य चलाएंगे, या फिर अपना अलग, वहां पर सारे धर्म के एक लोग होंगे,
एक ही धर्म के लोग होंगे, तो इस हिसाब से लोग अलग अलग हो गए, तो इंडिया से पाकिस्तान जाने लगे। मतलब ये स्पेशली अगर देखा जाए उस टाइम पर मुस्लिम लोग ही ऐसा कर रहे थे। और जो अभी इससे पहले का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 7, इसमें भी मैंने कई चीजों में आपको बताया था कि जो 3 रियासतें थी वो भारत से अलग होकर पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो इसी प्रकार से क्या है, उस टाइम पर ये चर्चा हो रही थी कि जो उन रियासतों के लोग थे, वो अगर रियासतें तो नहीं मिल पाई जब उसमें पाकिस्तान में, तो वहां के रहने वाले जो लोग थे वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, स्पेशली ये 3 रियासतें हैं, ये किसमें, पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। लेकिन क्या है, भारत ने इन्हें मिलने नहीं दिया और भारत में ही रखा। आप खुद सोचिए कि जो हैदराबाद है वो कहाँ पर पड़ता है भारत के मैप में, हैदराबाद इस जगह पर कहीं पड़ता है, और इस जगह पर पड़ता है तो, और पाकिस्तान कहाँ पर है, ये इस तरह पर आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। इसके बाद में जूनागढ़ जो है वो गुजरात में, आपको ये गुजरात में देखने को मिलेगा, और जम्मू कश्मीर जो है वो ऊपर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर जूनागढ़ का तो चलता है एक बार में, लेकिन हैदराबाद वाली जो रियासत है वो पाकिस्तान जाएगी, तो बीच में तो ये तो बिल्कुल पाकिस्तान वाला एरिया बन जाएगा ना। यहाँ पर पाकिस्तान मतलब भारत के बीच में आकर रहेगा आकर, वो तो बहुत से डिस्प्यूट होते हैं, बहुत सी चीजें होती। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर तीनों को ही पाकिस्तान में मिलने नहीं दिया। लेकिन लोगों को तो मना नहीं कर सकते हैं, लोगों को जब वो मना नहीं कर सकते हैं तो लोग क्या करने लगे, इंडिया से पाकिस्तान गए। कहाँ गए, इंडिया से पाकिस्तान गए। लेकिन जब उन्हें पाकिस्तान में भी अच्छा नहीं लगा, वो वापस क्या हुआ, पाकिस्तान से इंडिया आ गए। जब पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने क्या किया, वापस से पाकिस्तान से वो इंडिया आ गए। तो ये कब हुआ, तो ये क्या होता था कि इनका रिकॉर्ड होता। अब जब इनके लिए क्या किया गया कि जो भी जा रहे हैं आ रहे हैं, तो इनके लिए कोई ना कोई रिकॉर्ड सीट या रिकॉर्ड बुक बनाई गई होगी, तो इनके लिए इनका रिकॉर्ड रखा गया था। और रिकॉर्ड कब तक रखा गया था, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 तक का, या बाद में जो रिकॉर्ड, जो लोग गए उनका रिकॉर्ड होगा। 1 मार्च 1947 के बाद जो भी लोग गए हैं उनका क्या होगा, उनका रिकॉर्ड होगा, और इनसे पहले लोगों का रिकॉर्ड नहीं होगा। और इससे पहले जो लोग गए होंगे, इससे पहले जो लोग गए होंगे, पहले जो लोग गए, जो लोग गए उनका क्या है, उनका रिकॉर्ड नहीं होगा, उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। और इसके बाद में जो गए, बाद में जो गए उनका क्या होगा, उनका रिकॉर्ड होगा, उनका रिकॉर्ड होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या किया गया, अगर बाद में पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, पहले इंडिया से पाकिस्तान गए और उनका रिकॉर्ड है, और फिर उन्होंने पाकिस्तान में उनको मन नहीं लगा, उनको अच्छा नहीं लगा, और वो पाकिस्तान से वापस कहाँ आ गए, इंडिया आ गए। तो उस रिकॉर्ड के अनुसार आपको क्या करना होगा, मतलब उन लोगों को 6 महीने का इंतजार करना होगा, इंतजार। और इस 6 महीने के इंतजार करने के बाद भारत में निवास करना होगा, और निवास करने के बाद में वापस से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्या कराना होगा सर, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद में क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, कहाँ की, इंडिया की नागरिकता मिलेगी। क्योंकि पाकिस्तान तो वो पहले अपने मन से गए थे ना, उनको जोर जबरदस्ती करके तो भेजा नहीं गया था। जब वो अपने मन से गए थे तो भारत वाले भी चाहते थे कि अब हम अपने रूल के हिसाब से इन लोगों को नागरिकता देंगे। अब देखिए आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 ये कहता है कि जो व्यक्ति विदेश गए हैं, या विदेश गया कोई भी व्यक्ति, विदेश गया कोई भी व्यक्ति है, उसकी नागरिकता खोई, मतलब उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। अगर कोई भी व्यक्ति विदेश जाता है, विदेश गया व्यक्ति, व्यक्ति तो उसकी क्या है, नागरिकता खत्म नहीं होगी। लेकिन नागरिकता कैसे खत्म नहीं होगी, अगर वो 3 कामों के लिए जाता है। अगर वो 3 काम कौन कौन से, एक तो पर्यटन यानी घूमने के लिए अगर वो जाता है, दूसरा नौकरी के पर्पज से जाता है, नौकरी के पर्पज से, और तीसरा है एजुकेशन या कह सकते हैं शिक्षा के पर्पज से जाता है। तो इन इन 3 पर्पज से अगर कोई भी व्यक्ति विदेश जाता है तो उसकी क्या होगी, नागरिकता जो है वो बनी रहेगी। नागरिकता क्या रहे, बनी रहेगी, खत्म नहीं होगी। यहां से उसकी नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती है अगर 3 पर्पज से कोई भी व्यक्ति विदेश गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 9 की, अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 क्या कहता है,
अनुच्छेद 9 ये कहता है यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता अर्जित कर लेता है, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता है जो वो खत्म हो जाएगी। भारतीय नागरिकता नागरिकता वो खत्म हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। यहां पर लिख लीजिएगा, क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है, यानी अनुच्छेद जो 10 है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता की सुरक्षा होगी और नागरिकता तब तक नहीं छीनी जा सकती है जब तक वह किसी भी विरोधी कार्य नहीं करता है, किसी देश में या फिर देश से संबंधित विरोधी कार्य नहीं करता है। तो आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता की सुरक्षा की जाएगी, नागरिकता की क्या की जाएगी, सुरक्षा की जाएगी, नागरिकता की सुरक्षा की जाएगी, ये आर्टिकल 10 कहता है। साथ में ही क्या कहता है, साथ में ये और कहता है कि नागरिकता तब तक नहीं छीनी जा सकती है जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है, तब तक उसकी नागरिकता है बनी रहेगी, तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। इसके बाद में आर्टिकल 11 जो कि महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 11 ये क्या कहता है, आर्टिकल 11 कहता है कानून बनाने का कार्य किसके पास है, कानून बनाने का कार्य है जो वो संसद के पास है। यानी नागरिकता के संबंधित जो कानून है वो कौन बना सकता है, वो केवल संसद बना सकती है, यानी पार्लियामेंट बना सकती है। कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। लेकिन ये किसकी सिफारिश से बनाएगी, तो यह बनाएगी गृह मंत्रालय की सिफारिश से, गृह मंत्रालय की सिफारिश से कानून बनाएगी। तो गृह मंत्रालय की सिफारिश होगी, इसके बाद में कानून बना सकती है। अब हम बात करते हैं नागरिकता का अर्जन किस प्रकार से किया जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को, जो बाहरी व्यक्ति है, उसको अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी हो तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है, या फिर किन किन लोगों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको एक शब्द याद रखना होगा, ब्रांड। एक शब्द याद कर लीजिए, ब्रांड। ब्रांड किसी भी चीज का, जैसे आप कोई भी किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं या किस ब्रांड का शूज पहने हैं, मतलब ऐसा नहीं, ब्रांड शब्द होता है, तो उस शब्द को याद कर लीजिए, ब्रांड। तो ये जो 5 प्रकार शब्द दिए गए ना, 5 लेटर दिए गए इस शब्द में, जो ब्रांड शब्द है इसमें जो 5 लेटर दिए गए हैं, यही 5 लेटर हैं जो नागरिकता अर्जन के प्रकार हैं, नागरिकता अर्जन के प्रकार हैं ब्रांड। चलिए बताते हैं कैसे। एक बार देखिएगा, यहाँ पर शब्द लिख लेते हैं हम, ब्रांड, ब्रांड। तो बी फॉर क्या हो जाएगा, बर्थ से, यानी बाई बर्थ, जन्म के आधार पर। इसके बाद में आर फॉर क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के माध्यम से। ए फॉर क्या हो जाएगा, एक्वायर के माध्यम से, एक्वायर। एन फॉर क्या हो जाएगा, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, यानी देशीकरण द्वारा। एक्वायर क्या होता है, भूमि अधिग्रहण द्वारा। और डी फॉर क्या हो जाएगा, डिसेंट, यानी वंशानुगत, वंशानुगत रूप से। तो ये 5 प्रकार से नागरिकता है जो वो अर्जित की जा सकती है। ये पांचों प्रकार आप लोग याद कर लीजिएगा। और मैंने शब्द क्या बताया याद करने के लिए, ट्रिक क्या बताई है, ब्रांड। तो इस ब्रांड शब्द को याद करिए और इनसे आपको नागरिकता याद हो जाएगी कि नागरिकता का कैसे अर्जन किया जा सकता है। तो सबसे पहले कैसे अर्जन किया जा सकता है, एक बार हम नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं। तो जन्म से अर्जन किया जा सकता है, जन्म के आधार पर। दूसरा आधार क्या है, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर मतलब क्या है कि माता पिता में से कोई भी एक लोग हैं, जो माता और पिता दोनों लोग क्या होने चाहिए, वो भारत के निवासी होने चाहिए। पहले तो इसमें क्या था, केवल पिता था, लेकिन जब 1992 में इसमें संशोधन किया गया, अब इसमें कर दिया गया कि माता पिता भारत के निवासी होने चाहिए। इसके बाद में पंजीकरण के आधार पर। तो पंजीकरण के आधार पर ऐसे है कि या तो कोई भी व्यक्ति विवाह कर लेता है किसी भी महिला से या किसी भी पुरुष से, भारतीय होना चाहिए एक लोग, कोई भी दोनों में से जो दंपति हैं उन दोनों में से एक लोग कोई भारतीय होगा। और अगर विवाह करता है या फिर नौकरी करता है भारत में आकर, और भारत में आकर नौकरी कर रहा है, तो उसे मिनिमम 7 ईयर यानी 7 साल तक यहाँ पर रहना होगा। और 7 साल रहने के बाद में वो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता का अर्जन कर सकता है। इसके बाद में देशीकरण द्वारा। देशीकरण का मतलब क्या है कि उसको भारतीय संस्कृति के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। संस्कृति में क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे लैंग्वेज यानी भाषा आ जाती है। अगर कोई उसे भारतीय भाषा अच्छी तरीके से आती हो, अच्छा उसका ज्ञान रखता
रखता हो भारतीय भाषा का, या फिर भारतीय कला का अच्छा ज्ञान रखता हो, भारतीय विज्ञान से संबंधित कोई ऐसा, मतलब अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं आज के समय में कोई एक ऐसा साइंटिस्ट है जो कि बहुत फेमस है, और अगर उसको भारतीय नागरिकता चाहिए तो वो देशीकरण के आधार पर क्या है, देशीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता ले सकता है। लेकिन लेकिन उसको क्या करना होगा, 10 साल तक मिनिमम भारत में रहना होगा, तो उसके आधार पर वह नागरिकता ले सकता है। इसके बाद में भूमि अधिग्रहण के आधार पर, भूमि अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी, तो भूमि अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता जो है, आपको एक एग्जांपल देकर बताते हैं। 1975 में 1975 में एक संशोधन होता है 34 और 36, ये संशोधन होते हैं। तो इन संशोधन के आधार पर एक राज्य जो है वो भारत में जोड़ा गया था। वो राज्य कौन सा था, सिक्किम राज्य था। तो सिक्किम राज्य को भारत में जोड़ा गया था, क्योंकि सिक्किम राज्य है वो भारत का हिस्सा नहीं था। 1975 में इसे जोड़ा गया था, 1975 में इसको जोड़ा गया था। और जब इसे जोड़ा गया था तो इसमें रहने वाले जितने भी लोग थे उनको क्या है, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाती है, उनको भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो ये हो जाता है भूमि अधिग्रहण के आधार पर, यानी एक्वायर के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि नागरिकता का समापन कैसे होगा। तो नागरिकता का समापन है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो परित्याग कर देना, दूसरा क्या है, दूसरे देश की जब नागरिकता कोई ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। तीसरा क्या है, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर। अब ये वंचित कब किया जाएगा, जब वो देश विरोधी कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा, देश विरोधी कार्य करेगा, तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा, भारतीय नागरिकता को है जो समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद में अब मैं संशोधन के बारे में बात करता हूं कि जो संशोधन हुए थे 1955 के अधिनियम में, जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे वो कितने हुए थे, 6 महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो पहला जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1986 में। दूसरा संशोधन हुआ था 1992 में। तीसरा संशोधन हुआ था 2003 में। चौथा संशोधन हुआ था 2005 में। और पांचवा संशोधन हुआ था 2015 में। और छठा संशोधन हुआ था 2019 में। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ये संशोधन आपको याद रखने होंगे। इनके बारे में जो भी डिटेल दी गई इनको एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल में मैं यहाँ पर आपको रफली बताता हूँ क्या क्या चीजें आपको याद करनी होंगी। तो देखिए, जो पहला संशोधन हुआ था नागरिकता अधिनियम में 1986 में, इसमें देखिए क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था 1 जुलाई 1987 के बाद और 4 दिसंबर 2003 से पहले जन्म लेने वाले को भारत में अपने जन्म के अलावा नागरिकता तभी मिल सकती है जब जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। पहले क्या होता था, इससे पहले 1 जुलाई 1987 से पहले, 1 जुलाई 1987 से पहले ये होता था कि अगर चाहे भला, मतलब दोनों में से कोई भी भारत का नागरिक ना हो, लेकिन अगर बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन 1986 में जब इसमें संशोधन किया गया तब इसमें यह कर दिया गया कि कम से कम माता या पिता में से कम एक लोग भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी तो भारतीय नागरिकता मिलेगी उसके बच्चे को, तो उसके बच्चे को भारतीय नागरिकता मिलेगी तभी। लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह भी बनती है कि जो वो बच्चा है उसका जन्म कहाँ होना चाहिए, उसका जन्म भारत में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारतीय नागरिकता तो दे दी जाएगी, लेकिन कैसे, एक व्यक्ति, मतलब दोनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति तो भारत का है लेकिन रहे हैं और बाहर ही बच्चे का जन्म हुआ है, यानी विदेश में ही बच्चे का जन्म हुआ है, तो ऐसे उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी, तो उसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद में 1992 में एक संशोधन हुआ है। इसमें क्या कहा गया था कि 1992 से पहले केवल भारतीय पिताओं की संतानों ही वंशानुक्रम के आधार पर नागरिकता के लिए पात्र थी, लेकिन 1992 के बाद विदेश में जन्मे बच्चे भी पात्र हो गए थे, बशर्ते उनके माता पिता में से कम एक नागरिक भारत का होना चाहिए। 2003 में इसके बाद में एक संशोधन हुआ था, उसमें कहा गया था इस कानून के तहत 4 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए अपने स्वयं के जन्म के तथ्य के अलावा माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए, या माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों जो हैं
वो भारतीय नागरिक, दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, लेकिन जो दूसरा जो भारतीय नागरिक नहीं है वो ऐसा ना हो कि अवैध प्रवासी हो, जैसे बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से या फिर किसी भी अन्य कंट्री से आकर ऐसे भाग कर आकर रहने लगा हो, तो ऐसे अवैध प्रवासी ना हुआ हो। तो इसी प्रकार से अभी आपने हाल ही में एग्जाम्पल देखा होगा सीमा हैदर वाला, तो वो इसी एग्जाम्पल के तहत आता है, जो 2003 का जो संशोधन है उसी के तहत उनको नागरिकता के बारे में सारी चीजें करनी होंगी, पूरे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो इसी संशोधन के तहत करने होंगे। अब हम बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में जो 2005 में संशोधन हुआ था। इस संशोधन में देखिए पाकिस्तानी और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के लोगों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने की अनुमति दी गई थी, और यह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, यानी जो ओसीआई कार्ड धारक है, ओसीआई कार्ड एक बनाया गया था और इसमें भारतीय प्रवासियों को दोहरी नागरिकता के मांग में जवाब में बनाया गया था। जो भारतीय प्रवासी लोग थे, जो एनआरआई थे, उन्होंने क्या कहा था कि उन्हें दोहरी नागरिकता चाहिए, मतलब उन्हें भारत की भी नागरिकता और जहां पर वो रह रहे हैं उस देश की भी नागरिकता चाहिए। तो ऐसा तो भारत ने मना कर दिया था, केंद्र सरकार ने, और 2005 में संशोधन किया कि हम दोहरी नागरिकता तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक कार्ड दे देंगे जिसे हम ओसीआई कार्ड बोलेंगे, और ये लगभग लगभग भारतीय नागरिक के बराबर ही माना जाएगा। लगभग यहाँ पर मैंने ऐड किया है क्योंकि बहुत से काम है वो नहीं कर सकता है, वो मैं अभी आपको मौलिक अधिकार वाला जो टॉपिक होगा इसके बाद में उसमें मैं डिटेल से समझाऊंगा कि ओसीआई कार्ड धारकों में और एनआरआई या फिर जो भारतीय नागरिकों में उनमें क्या क्या अंतर होता है। इसके बाद में 2015 में संशोधन होता है। तो 2015 के संशोधन में मूल अधिनियम में जो आया था उसमें प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया गया था, और इसने भारतीय मूल के व्यक्तित्व कार्ड योजना को और ओसीआई कार्ड योजना को मिलाकर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक नामक नई योजना शुरू की थी। तो ये क्या हो गया, 2015 में ओसीआई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शुरुआत कर दी गई थी, जो पीआईओ और ओसीआई को मिलाकर एक कार्ड बनाया गया था जिसे ओसीआई कार्ड ही बोलते थे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक बोलने लगे थे। इसके बाद में 2019 में संशोधन होता है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई यदि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करते हैं तो वे भारत में रहना जारी रखेंगे, और यह नागरिकता की आवश्यकता को भी 11 वर्ष से घटाकर मात्र 5 वर्ष कर देता है। मतलब क्या है कि 2019 में एक इसमें संशोधन किया गया था, और इसमें संशोधन में बताया गया था कि पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया और अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, इसमें जो ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटीज हैं। अब माइनॉरिटीज यहाँ पर कौन से लोग होंगे, यहाँ पर माइनॉरिटीज तो हिंदू होंगे, सिख होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे और ईसाई होंगे। तो ऐसे सभी माइनॉरिटीज वाले लोग हैं, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से भारत में आकर रहने लगे हैं और वो यहाँ पर रहना चाहते हैं तो उनको क्या है, वो यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन उनको क्या है, पहले थे 11 वर्ष लेकिन अब 5 वर्ष कर देता है कि 5 वर्ष तक उनको रहना होगा प्रॉपर, इसके बाद में वो यहाँ पर उनको नागरिकता दे दी जाएगी। 2 अधिसूचनाओं ने इन प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से भी छूट दी थी। तो ये थे कुछ नागरिकता अधिनियम से संबंधित संशोधन, और यहीं पर हमारा जो टॉपिक है नागरिकता या कह सकते हैं सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप जो टॉपिक है वो एंड होता है, और इसके बाद में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो वहां से जाकर ऐप को डाउनलोड करें। इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ और जो मैं ये आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। एक भी रुपए आपसे नहीं लिया जाएगा इस पीडीएफ के लिए, या अन्य जो भी पीडीएफ होंगे उनके लिए भी कोई भी रुपए चार्ज नहीं किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इन सभी की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लिंक से जाकर डायरेक्टली हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए जरूर, क्योंकि इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।